तो जैसा हम देख रहे थे कि हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और उसमें से दो टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड थ्योरेटिकल प्रूफ। और मैं आपसे पूछ रहा था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है, लिमिट। और मैंने अभी जस्ट आपसे सवाल किया कि आप किस चीज की आजादी चाहेंगे, तो आपने कहा, आपने नहीं, मैंने ही कह दिया था आपकी तरफ से कि वंस अपॉन अ टाइम मैं भी एक यंग पर्सन था, जो भी मैं चीज को अभी भी मन करता है, मगर इंसान शादी के बाद थोड़ा सा बंद जाता है, वो चाह कर भी घूम नहीं सकता। अभी तुम सोच रहे नहीं हमारे पर अभी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है ना, हमारे घर वाले अम्मी अब्बा आने नहीं देते, बेटा वो तुमको शादी के बाद पता चलेगा, तुमको जितना है ना वो और भी रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, फिर दोस्त यार सब छूट जाते हैं। तो खैर हम जो बात कर रहे थे कि जो लिमिट है ना, कि किस हद तक एक लिमिट रहती है कि भाई इसको इतनी आजादी है ना। तो जैसे मैं बोलूंगा शादीशुदा पर्सन को कितनी आजादी है ना, एक शादीशुदा आदमी है, उसको आजादी है, तो बस काम पे जा सकता है, 15-20 मिनट के लिए बाहर घूम फिर के आ सकता है, सब्जी भाजी लेने के बहाने तू कभी किसी से दोस्त से मिल गया तो ठीक, मंथ में एक आध बार तू आउटिंग करना चाहता है तो ठीक, ठीक है। दरवाजा खोलो, तुमने ऐसा ऐसा बोले, मेरे को लगा तुम बोले नकाब लगाओ, मैं क्या बोला खोल दे बेटा दरवाजा। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी बैचलर बंदा है और उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसको कितनी आजादी रहेगी। ओके बेटा आप जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, मगर ज्यादा नहीं, आपको 8 बजे से पहले, मगरिब के पहले या 9 बजे से पहले आपको घर पे आ जाना है, उससे ज्यादा आपको नहीं घूमने मिलेगा। वो उसका एक लेवल था। अच्छा ठीक है, अरे कोई है अमजद कि सिर्फ दरवाजा खोलने लगा दिया। हाँ, फिर उसके बाद जिसके कोई बच्चा है कि बहुत ज्यादा लाड़ों में चढ़ा हुआ है, उसको कोई लिमिट ही नहीं है ना, वो रात के 12-1 बजे 11 बजे आराम से घर पे आ रहा है ना, वालेंस वजह चुपके से वो हाथ डाल के कुंडी खोल ले रहा और फिर आके अपने हिसाब से चले जा रहा रूम में। इसकी कुछ ज्यादा ही आजादी, उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कुछ ज्यादा दिया। ऐसा ही कुछ हमारे पार्टिकल्स के साथ होता है ना। उसमें से कुछ पार्टिकल्स होते हैं शादीशुदा, यानी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, कुछ पार्टिकल्स होते हैं कि भाई बैचलर है मगर पेरेंट्स कड़क है, तो भाई घूम फिर सकते हो। अब्दुल रजा क्या स्माइल दे रहा है यार, एकदम ब्राइट अभी से, ज्यादा मुस्कुरा मत बेटा, सारी मुस्कुराहट चली जाएगी। फिर तीसरा पार्टिकल होता है जिसको फुल आजादी है ना, भाई जितना चाहे घूमे, ऐसे ही। तो मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब एक लिमिट जो असाइन करती है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशंस, है ना, कि कितने नंबर ऑफ मोशन एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी पार्टिकल के एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मैं इसको ऐसा डिफाइन करूंगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन ऑफ अ पार्टिकल in a coordinate system is called as degrees of freedom। 10-20% मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, 10-20% is called as degrees of freedom। The total number of possible independent motions of a particle in a system is called as आपका degrees of freedom। ठीक है, अब ऐसा है, अगर हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइप है, टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बोले क्या, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुल मिला के ये 3 आपके टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। किसी भी पार्टिकल के पास
कुल मिला के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये जांचने का तरीका कैसा है। ये पार्टिकल है मेरे पास, इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसको कैलकुलेट करने का बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू थ्राइस ए माइनस आर। F इक्वल टू थ्राइस ए माइनस आर, जहां पर ए क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन these particles, total number of independent relation between these particles, ये हमारे पास R इंडिकेट करता है ना। बोले फिर भी ये कैसा है समझेंगे हम लोग, मगर सबसे पहले ये इन तीनों को भी समझ लेते हैं हम लोग। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है वो मजबूर है कि वो किसी सिर्फ एक ही एक्सिस पे घूम सकता है, मान लो सिर्फ एक्स एक्सिस पे आगे पीछे जा सकता और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो मैं बोलूंगा ये बताओ तो जरा ये कितनी एक्सिस पे जाने के लिए आजाद है। आप बोलेंगे एक ही एक्सिस पे, एंड दैट्स एक्स एक्सिस, मे बी वाई और मे बी जेड, तीनों में से कोई भी एक। तो मैं बोलूंगा इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भैया, इसका तो लिमिट है कि भाई आपको सिर्फ एक ही एक्सिस पे जा सकता हूं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बेटा, एक है। ओके ओके, अब ध्यान देना। अरे मैंने क्या बोला था कल, कहां बैठेगा तू, चला जाए सेकंड रोड। हाँ, अगर कोई पार्टिकल स्पेस में घूम सकता है, जैसे मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं, जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो मेरे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मैं कितनी एक्सिस के बीच में लिख सकता हूं, या कितनी एक्सिस की वैल्यूज को मैं बदल सकता हूं। सेकंड रो, हाँ बैग रखो था, कितने एक्सिस की वैल्यूज को मैं बदल सकता हूं, बता सकते हैं आप। दो ही एक्सिस की, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मतलब मेरा हाथ का लिखने की आजादी मुझे कितने एक्सिस में आजादी है, दो, एक्स और वाई। तो वैसे ही अगर कोई पार्टिकल इस तरह से घूम सकता है बस एक्स और वाई के बीच में, या फिर वाई और जेड के बीच में, है ना, या फिर एक्स और जेड के बीच में, अगर ऐसा कोई पार्टिकल है जो दो एक्सिस के बीच में घूम सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं आपका सॉरी कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए, दो। और कौन से टाइप के, ट्रांसलेशनल, दोनों के दोनों कौन से है, ट्रांसलेशनल। ओके, अब अगर मेरे पास कोई ऐसा पार्टिकल है जो प्लेन में घूम सकता है, पिछला वाला पार्टिकल सॉरी पिछला ही पार्टिकल सेकंड में जो बताया था कि एक्स और वाई के बीच में जा सकता है, उसको प्लेन बोलते हैं। कि अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मूव हो सकता है तो उसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, दो। फिर से समझो, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में घूमेगा, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ कोई एक स्ट्रेट लाइन में घूमेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, एक। अगर मैं बोलूंगा कोई पार्टिकल किसी एक प्लेन में घूमेगा, प्लेन दो तीन प्लेन होते हैं ना, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड, वो दीवार वाई जेड प्लेन में, ये बोर्ड एक्स वाई प्लेन है आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये जो फर्श है ये एग्जैक्ट प्लेन में, आप लोग एग्जैक्ट प्लेन में बैठे हुए हैं, है ना। तो अब ऐसा है कि मैं बोलूंगा कि कोई पार्टिकल किसी एक प्लेन में घूम सकता है, एक तो एक्स वाई, एक तो वाई जेड, या तो एक्स जेड। तो मैं बोलूंगा उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दो, क्योंकि सिर्फ कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की वो वैल्यूज बदल सकता है। इससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं अगर कोई पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदलने के काबिल है, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट बदल सकता है तो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक्स और वाई, वाई और जेड, एक्स और जेड, ऐसे दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बदल सकता है तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। और अगर कोई पार्टिकल आजाद है, किस तरह से, किस हद तक आजाद है, कि वो जहां चाहे, जिस स्पेस में चाहे, स्पेस मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, स्पेस, जिस स्पेस में चाहे वो घूम सकता है। स्पेस मतलब खाली जगह, अगर इसमें जाएगा एक्स वाई जेड, इस तरह से पूरा का पूरा घूम सकता है वो, तो हम लोग कहेंगे कि उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और तीनों के तीनों कौन से है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब सीधा बस घूमने के लिए, ऐसा ट्रैवल करने के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब उसके बाद रोटेशनल क्या, मैंने क्या बोला, उसके रोटेशन से एक्सिस में चेंजेस आना चाहिए। जैसे मान लो इस रॉड को मैंने ऐसा फिक्स कर दिया, अब मैं बोलूंगा 3 एक्सिस बनाओ, याद करो, देख लो सब लोग इधर ध्यान से, इमेजिन करना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस, ये
जेड एक्सिस और ये यहां से पेन की लाइन के साथ एक्स एक्सिस। अब देख, मैं उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग घुमाऊंगा, है कि नहीं? देख, जब ये यहां से निकलेगा तो धीरे धीरे जब आगे जाएगा ऐसा, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज कम होगी, फिर वापस से बढ़ेगी, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू बदलते जाएगी। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा वाई एक्सिस की तरफ। जेड एक्सिस की तरफ घुमाऊंगा तब भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, मगर मैं इसको अगर एक्स एक्सिस पे घुमाऊं तो जरा वाई एक्सिस के अराउंड रोटेशन को देख। तुझे समझ में आ रहा कि ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहा? इसमें इसको मत देख, बस यहां पर समझ, दो पार्टिकल्स है तो ये पार्टिकल गोल गोल घूमते हुए समझ में आ रहा ना, है ना? देख, जब ये यहां होगा एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, जैसा जैसा गोल गोल घूम के इधर आएगा एक्स एक्सिस की वैल्यू कम 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 होते जाएगी, और जब वो यहां आ जाएगा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। वापस से गोल घूमेगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी 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 माइनस में, और मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। तो इसके घूमने से एक्स का कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, मतलब काफी बदल रहा है। अच्छा, अगर यहां जेड एक्सिस पे घूमता है तब भी बदल रहा है। अच्छा, अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे गोल गोल घूमेगा, पहले कहां घूम रहा था? वाई एक्सिस पे। कहां घूम रहा था? वाई एक्सिस पे। बाद में कहां घूम रहा था? जेड एक्सिस पे। कौन से? जेड एक्सिस। और बाद में कहां घूम रहा? एक्स एक्सिस पे। तुम बताओ मुझे, ऐसा कितने एक्सिस है जिस पे घूमते हुए वो थोड़ा सा रोटेशन, ज्यादा बड़ा रोटेशन नजर आ रहा है? दो जगह, एक वाई पे और एक जेड पे। तुमको एक्स पे घुमाने पे कोई रोटेशन नजर आ रहा है क्या? है, मगर इतना छोटा है कि अगर उसमें कुछ वैल्यू बदल रही होंगी, वाई की वैल्यू बदल रही होंगी, है कि नहीं? यहां से देखिए, पार्टिकल जहां है वाई के एक पॉइंट पर होगा, फिर यहां से वो नीचे जाता होगा तो वाई की वैल्यू 0 होती होंगी, फिर और नीचे जाता होगा तो वाई की वैल्यू माइनस में जाती होंगी, फिर घूम के वापस आता होगा वाई की वैल्यू 0 होती होंगी, फिर वापस आता होगा वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती होंगी। मगर तुम बताओ, ऐसे घुमाने में, वाई एक्सिस के अलोंग घुमाने में, जेड एक्सिस के अलोंग घुमाने में और एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाने में, तुमको नहीं लगता कि एक्स एक्सिस पे जो घूम रहा है उसके घूमने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा? बहुत ही मामूली बदलाव आ रहा है, इसमें बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसमें बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, मगर ऐसे ऐसे घूमने में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं बोलूंगा इसके दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बोले कैसे? बोले वाई पे अच्छे से घूम सकता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जेड पे घूम सकता है अच्छे से, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, और अगर एक्स पे घूमता है तो मामूली से चेंज आते हैं जिसको निगलेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स की भाषा में बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बोलेंगे कि वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जेड एक्सिस पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मगर आपके एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा कम है, 0 के आसपास है। आया समझ में? तो मैं बोलूंगा इसके पास दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी वो कितनी एक्सिस पे घूमकर या कितनी एक्सिस पे वो घूम सकता है, और घूमने से आपको क्या फायदा होगा कि भैया वो देखने में नजर आ रहा है कि हाँ भाई इसके सेंस ऑफ रोटेशन, एक बड़ा रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बन रहा है यहाँ पे रोटेशन से उसके, ऐसा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी तुम्हारा ऑसिलेशन चैप्टर हुआ नहीं, मगर वाइब्रेशन किसको बोलते हैं? अगर हम लोग वाइब्रेशन अगर देखा जाए तो उसको वेव्स के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, है ना? अगर कोई पार्टिकल ऐसा जा सकता है ऊपर नीचे, वो वेव जनरेट हो रही, तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, कौन से एक्सिस पे? वाई। अच्छा, अगर ये ऐसा जा रहा है तो कौन से एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है? जेड। जेड के ऊपर नीचे, जेड आगे पीछे हो रहा है ना, तो मैं बोलूंगा देखो ये वेव जो है वाइब्रेट कर सकती है कहां पर? वाई पे। और कहां पर? बोले जेड पे। तो ये वेव यानी ये वाइब्रेशन दो एक्सिस पे हो सकता है। कौन से दो एक्सिस पे? एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। अब अगर वेव एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रही होगी, कहां बढ़ रही है? एक्स एक्सिस पे, उसका वाइब्रेशन कहां पॉसिबल है? वाई पे। और कहां पॉसिबल है? जेड पे। तो मैं बोलूंगा ये दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास, मतलब वो आजाद है वाई एक्सिस पे वाइब्रेट होने के लिए और जेड एक्सिस पे वाइब्रेट होने के लिए, मगर वो एक्स एक्सिस पे अभी वाइब्रेट नहीं कर सकता। मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट नहीं कर सकता, इसे वाई पे वाइब्रेट कर सकता है या फिर जेड पे वाइब्रेट कर सकता है, एक्स पे वाइब्रेट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो इस तरह से जो आजाद होता है, सीधा सीधा घूमने के लिए आजादी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, गोल गोल घूमने के लिए आजादी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेट करने के लिए आजादी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एग्जांपल पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की तरफ जाता हूं, मतलब मेरे पास ऐसी गैस है
जिसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम मौजूद है, एक ही एटम है ना, जैसे कि हीलियम गैस है ना, वो हीलियम गैस एक ही एटम से बना हुआ है। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस में मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो एक ही रहेगा। अच्छा ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने रहेंगे? बोले 0। अरे भाई मैं बोलूंगा एक माँ बाप का इकलौती औलाद है, एक माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैं अब तुमसे पूछूंगा बताओ उसके सगे भाई बहन कितने? कुछ नहीं होंगे ना। उसके सगे भाई और बहन के कितने रिश्ते? अरे कुछ नहीं, एक भी नहीं है। तो भैया हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट रिलेशंस 0। तो भैया यहां कोई है ही नहीं। तो फिर मैं बोलूंगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0, जो कि कुल मिला के क्या हो जाएंगे 3। इसे कुल मिला के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और तीनों के तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेशनल है ना, तीनों के तीनों क्या है, ट्रांसलेशनल। क्योंकि एक पार्टिकल बारीक चिरिक सा पार्टिकल, गोल स्फेरिकल पार्टिकल, इमेजिन करो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। तो एक छोटा सा पार्टिकल अगर वो रोटेट करेगा वाई एक्सिस पे, अगर वो रोटेट करेगा एक्स एक्सिस पे, तुमको लगता क्या उसके रोटेशन से खासा फर्क पड़ने वाला है किसी चीज को? इतना सा छोटा सा रोटेशन होगा कि जब तक ये पार्टिकल ये हिस्सा यहां से यहां आएगा, इतना मामूली चेंज होगा जिसको आप बदल नहीं, मतलब जिसको आप कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा सा पार्टिकल है। तो इसीलिए इसका कोई भी रोटेशनल, कोई भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे, डायटोमिक गैस। एक ऐसा गैस जो डायटोमिक है, यानी 2 एटम से मिलकर उसके एक मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब के सब डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ इस तरह से, है ना, किसी कोवेलेंट बॉन्ड से वो मिलकर बने होंगे, और हम कहेंगे कि चलो ठीक है, इसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या कितने नंबर ऑफ एटम्स है इस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल में, कितने पार्टिकल्स है? 2। कितना रिलेशन है? तो बोले एक ही है। अरे 2 भाई है या 2 बहनें हैं या एक भाई एक बहन है, एक ही रिलेशन हो सकता है ना, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो भैया ठीक है, एक ही पॉसिबल रिलेशन होता है उनके बीच में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक ही है उनके बीच में, है ना। अच्छा ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए? तो बोले टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो बोले देखो थ्राइस ए माइनस आर, थ्राइस ए माइनस आर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं बेटा? 5, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब क्या हुआ, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये आजाद है ऐसा घूमने के लिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे घूमने के लिए आजाद है ना। डब्बे के अंदर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो आजाद होता है एक्स एक्सिस पे घूमने के लिए, वाई पे घूमने के लिए, जेड पे घूमने के लिए आजाद होता है। तो इसलिए तीनों के तीनों ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसके पास। मगर आप कह रहे हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास सिर्फ 2 होते हैं। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इमेजिन करूं कि ये एक आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अब इसको आप एक्सिस में मान के चलिए, आप जैसा मैं रफ बना लेता हूं एक ऐसा, ये अगर ये वाई एक्सिस के तरफ घूमेगा, वाई एक्सिस के तरफ घूमेगा, तो ये जो पार्टिकल्स है जब ये ऐसे से गोल 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 घूमेंगे तो इनका सर्कल एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा आएगा, है ना। तो इसीलिए उसके अंदर वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो कंसिडरेबल रहेगा। ओके, अच्छा ठीक है, अगर ये पार्टिकल जेड एक्सिस की तरफ घुमा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका जेड एक्सिस पे भी कंसिडरेबल रहेगा। मगर मैं इसको बोलूंगा तू एक्स एक्सिस पे घूम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास रहेगा, है कि नहीं। मतलब इतना मामूली सा दिखेगा भी, पता भी नहीं चलेगा कि वो रोटेट हो रहा कि नहीं हो रहा, या इसके रोटेशन से किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, इसको रोटेट करने के लिए खासी एनर्जी लगने वाली नहीं। तो भाई हम लोग कहेंगे कि ऐसा रोटेट करने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, वो ऐसी रोटेट हो सकता। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसी वजह से इसके 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल एक भी नहीं है, यहां पर एक भी वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है ट्रायटोमिक। जस्ट अ मोमेंट, आपका इधर का लिखना हो गया ना?
चलिए तीसरे में मैं जाता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस। जब हम ट्राई एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो यहां सबसे पहले हमको देखना पड़ता है लीनियर। इसमें भी दो टाइप के आते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। मतलब तीन एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, तीन उससे मिला है ना। तो भैया अब ये तीन एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है और उनके बीच में कॉम्बिनेशन कैसा है, लीनियर है। अब सवाल उठा कि इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। आसान है, मैं बोलूंगा ए की वैल्यू क्या है, 3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या है, तो बोले 2। देखिए ये इसके साथ एक कांटेक्ट में डायरेक्ट, एक ये इसके साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट में 2। अच्छा ये पहला और तीसरा एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि एक दूसरे के डायरेक्ट, देखो ये इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट बॉन्ड है इसके बीच में का, ये इसके बीच में का डायरेक्ट बॉन्ड है। अगर ये फर्स्ट और थर्ड एटम अगर मैं तुमसे पूछूंगा इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड आ रहा है क्या, बीच में एक एटम आ जा रहा ना, तो इनका कनेक्शन क्या हो जा रहा है, इनडायरेक्ट हो जा रहा। तो इनका कनेक्शन कैसे बेटा, इनडायरेक्ट है। थैंक यू, है ना। तो मैं कहूंगा कि इनडायरेक्ट कनेक्शन में बैठे हुए अभी फिलहाल। तो इसमें सिर्फ दो रिलेशन पॉसिबल है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और दूसरा रिलेशन सेकंड एंड थर्ड के बीच में। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, थ्राइस ए माइनस आर, फॉर्मूला लगाओ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 यानी कि 7। तो यहां पर कुल मिला के 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कुल मिला के यहां पे 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो कुल मिला के मैंने देखा 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे, जिसमें से तीन ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। इस तरह से होंगे। बोले ऐसा कैसे, एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल इमेजिन करो, एक मॉलिक्यूल एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, है ना। देखो बहुत सारी, ये एक्स एक्सिस पे जा सकता आराम से, एक डब्बे के अंदर उसको बंद कर दूंगा तो एक्स एक्सिस पे जाएगा आराम से, बिल्कुल जाएगा। वाई एक्सिस पे भी जा सकता, हाँ बिल्कुल जा सकता। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस पे भी जा सकता, बिल्कुल जा सकता। तो 3 आपके क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर ये रोटेट होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसा है ना, तो अबाउट अगर जेड एक्सिस रोटेट होता है तो यहां एक बड़ा सर्कल बनता है। अगर अबाउट वाई एक्सिस रोटेट होता है तब भी यहां बड़ा सर्कल बनता है, और अगर अबाउट जेड एक्सिस रोटेट होता है तब भी बड़ा सर्कल बनता है। इसीलिए मैं कहूंगा यहां पर, यहां सॉरी यहां छोटा सर्कल बनेगा, एक्स एक्सिस पे छोटा सर्कल बनेगा, इसीलिए 2 रोटेशन है। अच्छा वाइब्रेशनल कैसे होंगे, अब इमेजिन कर कि मेरी फिंगर पे यहां एक एटम है, इस जॉइंट पे एक एटम है और यहां एक एटम है। अब ये अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये वाई एक्सिस पे इस तरह से वाइब्रेट कर सकता, इसमें वाइब्रेशन जनरेट हो सकता वाई एक्सिस पे, इसके एक्स एक्सिस पे वाइब्रेशन जनरेट हो सकता, मगर ये जेड एक्सिस पे वाइब्रेशन जनरेट हो सकता, मगर ये एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट नहीं हो सकता। इसका वाइब्रेशन नहीं होगा एक्स एक्सिस पे, एक तो वाई पे होगा या जेड पर होगा, मगर एक्स पे वाइब्रेट नहीं होगा। इसी वजह से 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। और अगर यहां पर हम लोग कहेंगे तीसरा जो आपका आप बोलते हैं ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में जो एक और होता नॉन लीनियर, वो कैसा होता, नॉन लीनियर, ठीक है। तो देखो इस तरह का ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बेटा, 3। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट रिलेशन, अब बताओ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कितने बताओ, 3 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3। तो मैं बोलूंगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 3a माइनस आर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 यानी कि 6, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 3 रोटेशनल होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो दिस मच इज इनफ। हम लोग यहां देख रहे हैं, ये था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना। वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि मोनोएटॉमिक का कितना, डायटॉमिक का कितना, ट्राइएटॉमिक का कितना, लीनियर का कितना और नॉन लीनियर का कितना। दूसरी बात एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन तीनों में से कौन सा है, मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक। ट्राई का रेयर आता है, ज्यादातर मोनो और डाई में खेलते हैं हम लोग। हाँ टाइप्स पूछ सकता है मोनो और डाई के, ट्राई के नहीं पूछेगा कि इसके कितने ट्रांसलेशनल है, इसके कितने रोटेशनल है, कितने वाइब्रेशनल है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये बात के लिए भी आप तैयार हैं, ओके लिख लीजिए।
लिख लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए आप अपने नोट्स में से। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में देखे थे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का थ्योरेटिकल प्रूफ मैंने बोला है, मगर वो तुम्हारे सिलेबस में आई थिंक नहीं है, बट फिर भी मैं ले ही लेता हूं, कुछ खास नहीं, छोटा सा है वो। तो 14.5.2 लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या नाम से पता चला, इक्विपार्टीशन, है ना। इक्वल इक्वल पार्टीशन होगा, किसका होगा, एनर्जी का। कहां होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। तो इसका स्टेटमेंट ऐसा कहता है, फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम, फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि कहां पर है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द टोटल एनर्जी of the system is on an average equally distributed among its various degrees of freedom, and energy associated with each molecule per degree of freedom is 1/2 kT। तो इसने क्या बोला है कि एक डायनामिकल सिस्टम मतलब यानी जिसके अंदर पार्टिकल्स लगातार रैंडम मोशन में होंगे, या जिसमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं। तो चेंजेस कैसा, पार्टिकल्स इधर से उधर घूमते रहते हैं ना, तो मैं बोलूंगा वो सिस्टम कैसा है, डायनामिकल है। इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मगर टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। तो उसने बोला कि जो गैस के पास जो एनर्जी रहेगी, या मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। जैसे मोनो एटॉमिक गैस, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3, एक्स एक्सिस भागने की, वाई एक्सिस पे भागने की, जेड एक्सिस पे भागने की। तो मैं क्या कहूंगा कि उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी कितनी रहेगी, 1/2 kT। वो एक्स एक्सिस पे भी 1/2 kT काइनेटिक एनर्जी से भागेगा, वाई एक्सिस पे भी 1/2 kT काइनेटिक एनर्जी से भागेगा, और जेड एक्सिस पे भी 1/2 kT काइनेटिक एनर्जी से भागेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि डायटोमिक गैस कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 5, है ना। तो मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस पे 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन। तो एक्स एक्सिस पे जो भागेगा वो कितनी एनर्जी से भागेगा, 1/2 kT। वाई एक्सिस पे जो भागेगा कितनी एनर्जी से भागेगा, 1/2 kT। जेड एक्सिस पे जो भागेगा वो कितनी एनर्जी से भागेगा, 1/2 kT। हर एक्सिस पे सेम एनर्जी से भागेगा। और जब वो रोटेट होगा, अलोंग वाई एक्सिस, तो कितनी एनर्जी से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 1/2 kT। अगर वो जेड एक्सिस पे रोटेट होगा तो फिर कितनी काइनेटिक एनर्जी से रोटेट होगा, 1/2 kT। आगे बस सुनिए। ऐसे ही आपके ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल, लीनियर वाला, 3 वाइब्रेशन, 2 रोटेशन, 2 वाइब्रेशन। तो हर एक एक्सिस पे जब वो भागेगा तो एनर्जी कितनी, 1/2 kT। हर एक एक्सिस पे जब वो रोटेट होगा तो एनर्जी कितनी, 1/2 kT। हर एक एक्सिस पे जब वो वाइब्रेट होगा तब भी एनर्जी कितनी है बेटा, 1/2 kT। मतलब हर एक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, 1/2 kT। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी उसके पास कितनी एनर्जी है, 1/2 kT। तो सब में इक्वली वो बटा रहता है। बस ये इसने कहा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और इसका प्रूफ देखो, अब अगर मैं क्या था रे भाई, तो अगर मैं इसके प्रूफ पे जाता हूं, थ्योरेटिकल प्रूफ पे जाता हूं, तो मैं कहूंगा देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बेसिक ले रहा हूं एकदम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसी भी पार्टिकल, मोनो एटॉमिक गैस पार्टिकल का क्या रहेगा, तो 3/2 kT। बोले ये फॉर्मूला कहां से आया, ये तो फॉर्मूला अपन ने प्रूफ किए थे, 3/2 kT। एक मॉलिक्यूल कंसिडर करो, एक एटम वाला एक एटम मॉलिक्यूल कंसिडर करो, तो मैं बोला उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो 3/2 kT। अब देखो ये पार्टिकल आजाद है एक्स एक्सिस पे जाने के लिए, वाई एक्सिस पे जाने के लिए, जेड एक्सिस पे जाने, और हमको मालूम है एक बात, हम लोग ने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी पढ़ा था कि वो किसी एक डायरेक्शन को लेकर पार्शियल नहीं होता, हर डायरेक्शन इक्वल ट्रीट करता है।
तो जब एक्स एक्सिस पे जब वो ट्रैवल करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, और वाई एक्सिस पे जो ट्रैवल करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो जेड एक्सिस पे ट्रैवल करने पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। तो मैं बोलूंगा अच्छा देखो वैसे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर, अलोंग वाई एक्सिस हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर, अलोंग जेड एक्सिस हाफ ऑफ एम वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 kT। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा जैसे मैं ये जानता हूं कि हर एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है सेम, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। 3 कैंसिल हो जा रहा, हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 kT। देखो ये क्या बता रहा कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, हाफ ऑफ kT। मैं अगर वी वाई डालता तो वो भी हाफ ऑफ kT आता, वी जेड डालता तो हाफ ऑफ kT आता। तो बस यही थ्योरेटिकल प्रूफ है आपके लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, पढ़ो उसको। बाप रे बाप। ओके बेटा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेने जा रहा हूं मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको याद है मोनोएटॉमिक गैस में सीवी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू, डायटॉमिक में गैस में सीवी एंड सीपी की वैल्यू, वो सब कैसे आया। अब देखो देखो मैं सबसे पहले फोकस करूंगा मोनोएटॉमिक गैस पे। सब लोग ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। मोनो एटॉमिक गैस, ओके। तो मैं बोलूंगा कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होगी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो आप कहेंगे 1/2 kT। आप क्या कहेंगे, इट विल बी हाउ मच 1/2 kT, है ना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा है कि एक मॉलिक्यूल के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है 1/2 kT। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैज कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। हेंस एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल, ध्यान दो बेटा, एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल इन ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इन ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक आ गया तो बाकी भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 kT, है ना। अगर एक मॉलिक्यूल के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है 1/2 kT। मोनोएटॉमिक गैस के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, तो उसके तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 kT, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 3/2 kT। आया ना, ओके चलो मान लिया। आगे क्या, एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो बोले अगर आपको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है विथ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, और यहां एक पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, तो इतने पार्टिकल्स की कितनी होगी उससे मल्टीप्लाई करो। मगर Na मल्टीप्लाई बाय K, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R होता है, देखो U इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ RT। आया ना, समझा ना, ये फॉर्मूला आ गया इंटरनल एनर्जी का, बोलो आप, या फिर काइनेटिक एनर्जी इन ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, देखो गौर से,
तो du अपॉन dt ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ r। du अपॉन dt इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ r। अच्छा, du अपॉन dt अब क्या है? ये डेल्टा u अपॉन डेल्टा t के इक्विवेलेंट है। बोले क्या होता है? देखो डेल्टा u का फॉर्मूला क्या है? म्यू cv डेल्टा t। अगर म्यू की वैल्यू अगर 1 है तो डेल्टा u इज इक्वल टू क्या हो जाए? cv डेल्टा t, है ना? अच्छा, इसको इधर ला ले, डेल्टा u अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? cv हो जाएगा। मतलब du अपॉन dt इसको क्या लिख सकते अपन? cv बोल सकते। मतलब ये एक्चुअल में क्या है तुम्हारा? cv है 3/2 टाइम्स ऑफ r। आया समझ में? cv है तुम्हारा 3/2 टाइम्स ऑफ r। ओके, मान लिया, समझ लिया। Therefore, सिंस मैं ये जानता हूं cp माइनस cv इज इक्वल टू r, therefore cp माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू r। उसको उधर भेज, cp इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? r प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ r। तो cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 5/2 टाइम्स ऑफ r। आया कि नहीं आया? वही वैल्यू। फिर गैमा क्या होता है? तो बोले गैमा होता है cp अपॉन cv, यानी कि 5/2 टाइम्स ऑफ r अपॉन 3/2 टाइम्स ऑफ r बचेगा क्या बेटा? 5/3। आया कि नहीं आया? है कि नहीं? अगर मैंने वही चीज तुमसे पूछ लिया डायटोमिक गैस के लिए, अब मैंने मान लो एग्जांपल के तौर पे मोनो के जगह ले लिया डाय, तो एक पार्टिकल के पास कितने रहेंगे काइनेटिक एनर्जी? 1। वहां पर 3 डिग्रीज नहीं, वहां पर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो कुल मिला के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी रहेगी? 5/2 kT, है कि नहीं? फिर मैं बोलूंगा एनर्जी एसोसिएटेड, फिर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना हो जाएगा? 5/2 kT मल्टीप्लाई बाय Na, यानी जो कि क्या हो जाएगा? 5/2 RT। तो फिर ये फॉर्मूला उसमें क्या बन जाएगा फिर? 5/2 टाइम्स ऑफ R, है कि नहीं? यानी CV इज ऑल्सो इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ R। फिर यहां पर क्या आएगा बेटा? ये CP माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ R इज इक्वल टू R, जो कि CP इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? इधर लेके आ जाएंगे आप 5/2 टाइम्स ऑफ R प्लस R। CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 7/2 टाइम्स ऑफ R। फिर मैं बोलूंगा गैमा क्या हो जाएगा? CP अपॉन CV, यानी क्या हो जाएगा फिर वो? बोलो 7/2 टाइम्स ऑफ R अपॉन 5/2 टाइम्स ऑफ R, यानी कि 7/5। आया समझ में? इस तरह से वो प्रूफ आया था। चलो रीड करो अब। पॉली एटॉमिक गैस का हम लोग पहले देख लेते, फिर आप रीड कर लेना। इसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास डाई एटॉमिक गैस नहीं, मेरे पास पॉली एटॉमिक गैस है। पॉली मतलब जिसकी मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं। कितना मुझे वो पता नहीं एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 भी हो सकता है, 10 15 भी हो सकता है, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। होता नहीं बेटा, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। तो पॉली एटॉमिक गैस मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, उसके एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना रहेगा? अरे तुम कोई भी गैस उठा रहे, एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी तो इतनी ही रहने वाली। अच्छा, मैं बोलूंगा उसके पॉली एटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? बोले कुछ भी हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पॉली है ना वो, बोले एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर एक मॉलिक्यूल के पास एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी है? सॉरी, एक मोल ऑफ नहीं एनर्जी एसोसिएटेड इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सभी के सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी रहेंगी? फिर आप एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, F/2 kT। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के पास कितनी रहेंगी? तो फिर F/2 kT मल्टीप्लाई बाय Na, यानी कि F/2 RT। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? F/2 टाइम्स ऑफ R। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा फिर F/2 टाइम्स ऑफ R, जो कि असल में क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा F/2 टाइम्स ऑफ R। यहां फिर मैं क्या करूंगा? F/2 टाइम्स ऑफ R लिखूंगा। यहां पर भी क्या लिखूंगा बेटा? F/2 टाइम्स ऑफ R लिखूंगा।
यहां पर भी क्या लिखूंगा बेटा मैं, एफ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर लिखूंगा यहाँ पे, है कि? फिर आगे क्या, नहीं एफ नहीं रहेगा फिर यहाँ पे, ये एफ प्लस 2 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, अरे आप क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर, फिर आप उसको डिवाइड करोगे गैमा को, तो गैमा क्या होता है, बोले सीपी अपॉन सीवी होता है, तो बोले नो डाउट गैमा सीपी अपॉन सीवी होता है। एफ तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ प्लस 2 अपॉन एफ, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 टाइम 2 डिवाइडेड बाय एफ, उसका गैमा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आई समझ में आपको बात? तो ये वैल्यूज याद रखना है आपको। अब ऐसा है कि उसमें एक और चीज दी गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड गैसियस मिक्सचर, और उसके कुछ आगे न्यूमेरिकल्स है, वो कल देखेंगे, 2 सेशन में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, किसका था ये? थैंक यू।